और निगम के लिए तो खास है। इनका इनका आज शुभ अवसर पर मैं निगम की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। दादा दादी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण लोग होते हैं और हमारे परिवार के आधार होते हैं। सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, दादा दादी एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिलता है। यूं तो हर दिन हम बच्चे और दादा दादी और नाना नानी के लिए खास होता है, पर आज हम हमारी भावनाओं को आपके सुरक्षा रखना चाहते हैं। तो आए ऐसी मुस्कुराहट को देखने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। इस पल को संगीत में बनाने के लिए मैं मेरे दोस्तों को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। आइए देखते हैं रोहन के परिवार की कहानी। और मैं चुप हो गया बेटा। अभी मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। दादा दादी ही वो लोग होते हैं जो हमारे माता पिता के पास एक पूरा परिवार बनाते हैं। दादा दादी परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। बच्चों को उनके दादा दादी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और वे उनके साथ अच्छा समय बिताते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है।
अरे बहू जरा चाय लाना तो। यार माजी माजी चाय कैसे बनी है? अच्छी बनी है बहू। माजी मैं ऑफिस जा रही हूँ, दरवाजा का ख्याल रखना, सब खोल बच देना। ठीक है माजी। रोहन रोहन बेटा उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ये दादी मैं अभी तैयार होता है। रोहन मैं ऑफिस जा रही हूँ, दादा दादी को परेशान मत करूँ। बाय। ठीक है बाय। रोहन के दादाजी रोहन को स्कूल छोड़ दीजिए। ठीक है चलो रोहन। देखो रोहन स्कूल में मन लगा कर पढ़ाई करना, अध्यापक को परेशान मत करना। ठीक है बाय। ठीक है दादाजी बाय। रोहन का परिवार खुशहाल परिवार है, जहाँ उसके दादा दादी घर की जिम्मेदारी निभाने में मदद करते हैं और रोहन को संस्कार दे रहे हैं। अब रोहन 14 साल का हो गया है। घर पर रोहन की पढ़ाई खर्च और महंगाई जो समझ में आ रही है सब कैसे मैनेज होगा? चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पापा की मोबाइल देने से मदरसे के पास जाइए। कैसे पैसे कर रहे हैं रोहन? तुम्हें तो अपनी घर की जरूरत पड़ता है। मेरे मोबाइल देने से देखो अभी जो मुझे अपने with behavioral issues and many other problems. She has also masters singing, photography, cycling, and traveling. She has shown her greatness and support by helping people. by helping people. I would like to welcome Dr. Mohana Rai Kulkarni with a huge round of applause. बहुत हिंदी मिक्स ओके। तो निवम स्कूल मेरे लिए अजनबी नहीं है। आई रियली फील कंफर्टेबल हियर। अच्छा लगता है, मैं हमेशा लगती हूँ अपने मायके आई हूँ। तो आई एम श्योर कि आपको भी ऐसी ही फीलिंग आती होंगी जहाँ आप स्कूल में आते हो, जहाँ आपके पोते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं पूरी कक्कड़ फैमिली, निवम स्कूल की फैमिली, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ,
आज स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए जो दादा दादी नाना नानी आए हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ और आपके साथ बातचीत करने का मौका मुझे मिला, इसलिए सबसे पहले बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ बच्चे बाहर खेलने गए तो भी चलेगा, यू कैन गो आउट। तो हम आराम से दादा दादी और नाना नानी से बात कर सकते हैं। मैं खुद नानी हूँ, मेरे पोते जुड़वा पोते दे आर अभी 18 साल के हैं, दे हैव गॉन इनटू IIT। तो थोड़ा ग्रैंड पेरेंट नानी होने का अनुभव मुझे है एंड आई रियली फील कि ये बहुत ही सुंदर अपनी लाइफ की एक बहुत ही अनोखी ऐसी स्थिति है जहां हम फिर से एक बार बच्चे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी ये मॉडर्न टाइम्स, नए जमाने में दादा दादी होना, नाना नानी होना, ग्रैंड पेरेंट होना, अजय अजोबा, इट्स नॉट वेरी सिंपल, ये आसान है नहीं। और मुझे ऐसे लगता है कि हमको हमेशा याद रखना पड़ता है कि हम किस जमाने के अजय अजोबा हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारी टाइम हम अपने अजय अजोबा को याद करते हैं या शायद मैंने मेरे बच्चों को कैसे बड़ा किया वो समय याद करते हैं एंड वी ट्राई टू उसी जमाने में फिर एक बार जाना, वही लाइफ जीना, ऐसा नए से शुरू करना फिर एक बार ऐसे अपने मन में आता है कि अगेन मैं उसी समय में फिर एक बार चला जाऊं। लेकिन हमको बहुत सारी चीजें याद दिलाती है कि भाई नहीं, जमाना बदल चुका है, द टाइम्स हैव चेंज्ड। बरोबर, आता तो काळ राहिला नाही, बरोबर, आणि तो काळ राहिला नाही हे वेगवेगळ्या लेवलवरती अपनी पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर भी बदला है। घर में जब पुराने जमाने में 5, 6, 7, 8, 10, 12 लोग कभी कभी रहते थे, अभी वो 2 या 4 पर आ गया है, तो फैमिली स्ट्रक्चर बदल गया है। घर में शायद आपकी मम्मी या आप खुद घर पे ही रहती थी, अभी घर पर रहने वाली शायद आप या आपकी बहू, लड़की नहीं है। तो घर में माँ का नहीं होना, ये भी बहुत बड़ी बदलाव, चेंज है। तीसरा एक चेंज है, वो है आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मनी, पैसा, ये अपनी सोच विचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। और चौथा एक बदलाव जो आप रोक नहीं सकते, वो है बच्चों का एक्सपोजर। कुछ यहाँ दादा दादी ऐसे होंगे जिनका जन्म, जिनकी माँ ने उनको जन्म दिया तब शायद पुराने जमाने में घरी बाळंतिणीची खोली असायची, है ना, बाळंतिणीची खोली एक वेगळी असायची, अंधारी खोली, तिथे जास्ती लाईट नाही, उजेड नाही, हवा नहीं, अशी बाळंतिणीची खोली। हाँ, मैंने आपका शायद जब जन्म हुआ तब आपको लाइट, उजेड़ देखने के लिए भी शायद 8-10 दिन लगे होंगे।
हाँ, आपने अपने बच्चे को जन्म शायद हॉस्पिटल में दिया है, या कुछ लोगों की होम डिलीवरी हो गई, नॉट पॉसिबल, अभी थोड़ी होम डिलीवरी बहुत कम हो गई है, लेकिन शायद आपने हॉस्पिटल में डिलीवरी हो गई आपकी। आपकी बहू की डिलीवरी तो बिल्कुल प्लान्ड, प्रेगनेंसी भी प्लान्ड, सिजेरियन सेक्शन भी प्लान्ड, सब प्लान्ड हो गया है। हाँ, तो ये जो एक्सपोजर बच्चे का हो रहा है वो भी बहुत अलग लेवल पर हो रहा है। माने द मोमेंट द चाइल्ड इज बॉर्न, सबसे पहले क्या किया जाता है, तो उसका फोटो निकाला जाता है, एंड पहले उसने देख लिया मोबाइल क्या है, और जब आंखें खोली तो मोबाइल। तो ये बच्चों का एक्सपोजर भी बदल गया है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आया है, क्योंकि अभी बच्चों की शादी भी लेट हो रही है। शायद आपकी शादी 22-24 साल की उम्र में हो गई, आपको बच्चे 25 साल के अंदाज प्लस माइनस हो गए। तो आपके जो दादा दादी थे, अजी आजोबा थे, वो 50-55 के बीच में थे। आपके आज बच्चों की शादी 30, 32, 35 में हो रही है, उनके बच्चे और लेट हो रहे हैं। तो यहाँ जो दादा दादी है, मेरे ख्याल से वो 65 प्लस के दादा दादी है। ओके, कोई 60 के नीचे दादा दादी है अभी थोड़े है, 1, 5, 6, 7, 12, 13। ओके, बाकी दादा दादी 65 प्लस है। माने केवल आपके बच्चे पोते चेंज नहीं हुए, आप भी एज दादा दादी चेंज हो गए हैं। तो आपके एज के हिसाब से भी आपकी लिमिटेशंस, आपका अजी आजोबा होना, इस पर भी असर हो गया, इफेक्ट हो गया। जो 52-55 साल का आजोबा पोते के साथ दौड़ता था, 68 ईयर ओल्ड नाउ कैनॉट रन। ठीक है, तो ये जो सभी चेंजेस दादा दादी बनने में आए हैं, वो चेंजेस ध्यान में रख के आपको ये नाता निभाना है। तो ये जब भी नाता निभाते हो, तो बहुत सारी टाइम मेरे यहाँ बहुत सारे काउंसलिंग के लिए जब भी पेरेंट्स आते हैं, उनकी भी कुछ डिफिकल्टीज रहती है अपनी माँ पिता के बारे में। तो उसमें 2 बातें सेपरेट हो जाती है, मैं बताना चाहती हूँ। एक लेवल ये है कि जो दादा दादी अजी आजोबा अपने बच्चों के साथ, माने उनके बच्चों के साथ जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, वो एक तरफ हो जाता है, और अजी आजोबा एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, नातवंड, ये एक ग्रुप हो जाता है। हाँ, समझ में आ गया? आजी आजोबा, नातवंड, आणि आजी आजोबा, मुलगा, सून, जावई। त्यामुळे ते दोन्ही संवाद हे वेगळ्या लेवलवरचे आहेत। आणि बरेचदा जो डिफिकल्टी आती है, ये दोनों लेवल पर अलग अलग डिफिकल्टी आती है। मीन्स देर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग विथ योर चिल्ड्रन। आप शायद बहुत ऐसे होंगे जो अपने बेटे के पास रहते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो अपनी बेटी जमाई के पास रहते हैं। ओके, तो जो भी है, ये दोनों अलग प्रकार की संवाद है, दोनों अलग प्रकार का कम्युनिकेशन है, और वो दोनों सेपरेट रखना, ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना,
ये अपना काम है। क्योंकि अगर अपनी डिफिकल्टी अपनी बहू बेटों के साथ कम्युनिकेशन में आ रही है तो उसका असर आपकी जो पोतों के साथ रिलेशन है उस पर होगा। ओके, तो ये अपनी बेटी बेटा बहू जमाई इनके साथ का जो संवाद है, अगर वहां कहीं गड़बड़ हो रही है, वहां कहीं लिमिटेशन आ रही है, या ऐसा लग रहा है कि आपको मैं ये नहीं बोल सकता, एक्चुअली मुझे ये कहना है लेकिन मैं नहीं कह पा रहा, तो वो भी एक हर्डल, एक डिफिकल्टी हो जाती है जिसे आपको बाहर निकालना जरूरी है। हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने जो आपको कागज दिया है ना, वो इसीलिए दिया है कि अगर आपकी कोई डिफिकल्टीज है, क्वेश्चंस है, तो आप लिख सकते हैं। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव, बीइंग अ काउंसलर, कि इंटरेक्ट होना, बातें करना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ 2-5 मिनट मैं वन वे ये ट्रैफिक थोड़ा सा चालू रखूंगी। दादा दादी होना, जैसे हमने कहा कि बहुत ही सुंदर अपनी लाइफ की एक स्थिति है, लेकिन वो अच्छी कब होती है, सुखदाई आनंददायी तब होती है जब हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में जो अपना नाता है, रिश्ता है, उसमें एक थोड़ी सी, ये मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जिसे बोलते हैं अलिप्तता, डिटैचमेंट। देखो, मैं दादी हो गई हूँ, मेरे पोते भी हो गए हैं बड़े, लेकिन हमको ये हमेशा याद रखना पड़ता है कि ये मेरे बच्चे नहीं, नो, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। फिक्स कर लो। तो ये जब पक्का आप खुद को याद रखेंगे कि ये मेरे बच्चे नहीं है, तो क्या है, आई एम अ ट्रस्टी, विश्वस्त, मैं विश्वस्त ट्रस्टी हूं। देखो, किसी ट्रस्ट के अगर आप ट्रस्टी है तो आप ये जरूर देखते हैं कि भाई काम कैसे चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, किसकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो जो भी एसोसिएशन है, काम है, प्रोजेक्ट है, वो ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं, मेरी इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं क्या सजेशंस दे सकता हूँ। तो योर रोल इज ऑफ अ ट्रस्टी, विश्वस्त। ओके, आप अपने बच्चे बड़े नहीं कर रहे। ओके, तो एक बात ये क्लियर हो गई, तो उसमें अटैचमेंट जितनी है उसके साथ साथ डिटैचमेंट, अलिप्तता भी जरूरी है। अब ये अलिप्तता आप एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं? सी, ऑफ कोर्स यू आर इमोशनली, भावनिक रूप से आप इन्वॉल्व है डेफिनेटली, और होना भी चाहिए। लेकिन जहां तक प्रैक्टिकल काम, प्रैक्टिकल कुछ चीजें करना जो अपने लेवल पर हम फिजिकली कर सकते हैं, वो जरूर कीजिए। ठीक है, आपकी बहू अगर काम कर रही है तो उसका हाथ बटाइए, फाइन। वो बोलती है भाई दादाजी ये यहाँ रखना है, ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ। दिस इज एन इनडायरेक्ट हेल्प टू योर चिल्ड्रन इन मैनेजिंग योर ग्रैंड चिल्ड्रन। आप शायद डायरेक्ट बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने बच्चों के काम में हाथ बटा के ग्रैंड चिल्ड्रन का मैनेज करना आप हेल्प कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी बातें घर में रहती है विच यू कैन डू, जो आप कर रहे हो, तो उसमें से जो समय बचेगा वो शायद आपकी बेटी, बहू, जमाई, बच्चा, बेटा अपने बच्चों को टाइम देने के लिए पॉसिबल हो जाएगा। देखो,
मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स देती हूँ। सपोज इसके ऊपर धूल है और वो साफ करनी है, तो अगर आप अपने बहू को बोल रहे हैं भाई क्या धूल है, कितने दिन हो गए तुमने देखा भी नहीं, ऊपर धूल है। हाँ तो ऊपर धूल है, मैं पोंछ सकता हूँ क्या? ओके, मैं पोंछ सकता हूँ। तो उसमें जो 5 मिनट जाने वाले हैं, वो 5 मिनट शायद मेरी बेटी अपने अपने बेटे के लिए दे देगी। तो घर काम में थोड़ा सा, आई नो वी ऑल आर फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, हाँ, हायर मिडिल क्लास के हैं हम। मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो शायद सही नहीं होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हाउस होल्ड थिंग्स आप कर सकते हो और जिसमें हाथ बटा के अपनी बहू, बेटी, जमाई, लड़के को थोड़ा टाइम स्पेयर उनके बच्चों के लिए दे सकते हो, दैट आप उसके बारे में सोचिए। यू थिंक अबाउट दैट। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगी, जरूर होगी, लेकिन जब आप, मैंने जैसे कहा, आप ट्रस्टी के रोल में जाएंगे तो वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट डिस्टर्बिंग नहीं होगी, त्रासदायक होणार नाही। एक खूप महत्वाची गोष्ट आजी आजोबा झाल्यावर असते ती म्हणजे, आपण बरेचदा इथे येताना 2-3 ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे की ग्रँड पेरेंट्स काय शिकवतात वगैरे। तो मला असं वाटतं की आपण ये जो नया पीरियड है ना ग्लोबलाइजेशन का, उसमें सिखाना, टीचिंग, ये इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? द चाइल्ड शुड लर्न। बच्चे ने सीखना जरूरी है, आपने सिखाना कम। तो ऐसे माहौल कैसे बनेगा? जब बच्चा सीखेगा, यू डोंट हैव टू टीच हिम ऑल द टाइम। तो ये सीखना ना, लर्निंग, ये जो प्रोसेस है, जो आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं लर्निंग टू लर्न, मैं कैसे सीखूं, ये मैं सीखना चाहता हूं। लर्निंग टू लर्न। तो अपना बच्चा पढ़ाने से, मैं पढ़ाऊं, इससे ज्यादा खुद ब खुद सीखे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जहां अभी ये बच्चे तो अभी स्कूल में आ रहे हैं, जहां पहले उम्र थी, हम सब मेरे ख्याल से 6 कंप्लीट होने के बाद स्कूल पहले में गए थे। हाँ, अभी कहां से शुरू हो गया? 2.5 साल में प्ले ग्रुप। मैंने जो 6 साल की उम्र में स्कूल देखते थे, वो अभी 2.5 साल में प्ले ग्रुप देख रहा है। प्ले ग्रुप हो गया जूनियर केजी, फिर सीनियर केजी, फिर फर्स्ट। मैंने बच्चों को जितना जल्दी हो सके अपन कहीं ना कहीं अटकाने की, अटका दो, कोशिश कर रहे हैं। इट्स फैक्ट ऑफ लाइफ, मैंने गलत कुछ नहीं है, मैं स्कूल के बेडिंग में ही बैठी हूं। तो ये हो रहा है, लेकिन ये जो भी हो रहा है उसमें क्या क्या उसके असर, परिणाम होने वाले हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। देखो, आप घर में पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट है, जैसे बच्चे स्कूल में आने लगे उनके और एक पेरेंट बन गए, उनके टीचर्स। माने जो आप टोमेटो खाओ ऐसे अपने बच्चे को बताते थे, कभी टोमेटो को हाथ नहीं लगाया, टीचर ने बताया टोमेटो खाना है, टोमेटो अच्छा होता है, भाई दूसरे दिन से बच्चा टोमेटो खाने लगता है। क्या हुआ? स्कूल में आ गया, टीचर ने कुछ बताया, एंड द टीचर बिकम्स अनदर पेरेंट।
ओके, तो ये स्कूल में सीखना, यहाँ क्या क्या हो जाता है। बच्चे प्री स्कूल एज है, तो प्री स्कूल मीन्स केजी मैं समझती हूँ, और बिटवीन 4 to 6 एज ग्रुप, ठीक है। तो ये एज में 2-3 बातें हमको बच्चों जैसे वो बड़े हो रहे उसके बारे में ध्यान रखना है, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की लैंग्वेज, भाषा। देखो, अब मुझे मालूम है यहाँ मराठी, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़ा, सिंधी, बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी जो घर पर बोली जाती है। और ये उम्र में बच्चे 2, 3, 4 लैंग्वेज आराम से सीख जाते हैं। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज अच्छी भाषा उनके कान पर आना, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड प्योर लैंग्वेज आना। मराठी में बोल रहे हैं तो मराठी, हिंदी बोल रहे हैं हिंदी, पंजाबी बोल रहे हैं पंजाबी, सिंधी में बात कर रहे हैं सिंधी, कोई कन्नड़ा साउथ इंडियन इधर है, नो प्रॉब्लम। ये मैं क्यों बता रही हूं, अभी इंग्लिश मीडियम की तो चलती है और बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, उसमें मानी सेमी मीडियम, सेमी लैंग्वेज फालतू, सेमी क्या है, मराठी मीडियम फालतू, क्या फालतू, हिंदी मीडियम ठीक है लेकिन अच्छा नहीं, ऐसी अपनी एक सोच हो गई है। तो भाषा सीखना ये इस उम्र में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट द चाइल्ड शुड हियर, लिसन। देखो, हियरिंग एंड लिसनिंग अलग है। हाँ, हियर माने कानावर आवाज पडणे, म्हणजे ऐकू येणे, एंड लिसनिंग लक्ष देऊन ऐकणे, दोनों में फर्क है। तो बच्चे जो लैंग्वेजेस सीखते हैं उसमें प्योरिटी होना, अच्छी भाषा उनके कान पर आना, ये बहुत ही जरूरी है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि एज अ काउंसिलर मैं बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे स्कूल्स में अमरावती में जाती हूँ। 8th, 9th, 10th क्लास की भी मैं काउंसलिंग के लिए जाती हूँ। किसी भी बच्चे को बुलाओ और सामने आके खड़ा करो, और उसको अगर आपने बोला कि यू चूज योर लैंग्वेज, आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज बोलना है बोलो, लेकिन 5 सेंटेंसेस, कुछ भी, ये सीलिंग फैन के बारे में बोले तो भी चलेगा, लेकिन 5 सेंटेंस आपने जो भाषा चूज की है, मराठी में है मराठी में बोलो, हिंदी में है हिंदी में बोलो, इंग्लिश है इंग्लिश में बोलो, 5 सेंटेंसेस बोलो। बच्चे नहीं बोल सकते, यू विल बी सरप्राइज। घर जाके अपने बड़ा पोता है पोती है तो उसको पूछो कि कोई भी एक लैंग्वेज चूज करो और 5 सेंटेंसेस बोलो। भाषा शुद्ध होना, उसमें दिमाग में विचार आना, वो विचार एक्सप्रेस करना, ये अगर सही नहीं हो रहा है तो आगे चल के भी अपना पोता कितना भी होशियार है, वो एक्सप्रेस सी, अगर उसको लग रहा है कि भाई इंग्लिश मीडियम है, मैं तो इंग्लिश नहीं बोल सकता, अगर मैं इंग्लिश बोली तो मेरे फ्रेंड्स मेरे पर हंसते हैं, मेरी टीचर मेरे को 10 बार करेक्ट करती है, तो मैं बोलता ही नहीं, जाने दो, मैं बोलता ही नहीं। व्हाट हैपेंस, वो केवल बोलना बंद नहीं करता, वो सोचना भी बंद कर देता है। और मुझे उसको ऐसे लगता है अगर मेरे को बोलना नहीं है तो मैं काय को सोचूं, मैं काय को पढ़ूं, बोलना ही नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज है वो।
इसका भाषा, अच्छी भाषा सीखना, उसमें सोचना, बोलना, एक्सप्रेस करना, इसके लिए कोई भी एक भाषा अगर उसको अच्छी तरह से आ रही है, यू ऑल नो एज लैंग्वेजेस के बारे में, एक भाषा भी अपने दिमाग में फिट हो गई ना, बाकी दूसरी तीसरी चौथी भाषा हम सीख जाते हैं। तो अच्छी भाषा सीखना, सुनना, पढ़ना ये जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सिखाने का तरीका है वो सबसे पहले, ये मैं जो भी बोल रही हूँ, बहुत सारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, उसमें जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने कहा है, सबसे पहले बच्चा सुनता है, लिसनिंग, श्रवण, हाँ, उसके बाद में आता है उसका कम्युनिकेशन, संवाद, उसके बाद में आता है रीडिंग, और उसके बाद में आता है लेखन। अनफॉर्चुनेटली हम कहां से शुरुआत करते हैं? ए फॉर एप्पल, मैंने जो चौथी पायरी है लेखन की, वो हमने सबसे पहले ऊपर ले ली। पहले श्रवण, संभाषण, रीडिंग। मैं एक नचिकेत बुक क्लब की मेंबर हूँ, उसके अध्यक्ष हूँ। बच्चों को रीडिंग कैसे पढ़ाते थे हमने बहुत सारे उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए। ऐसे बच्चों को लेके बैठते थे हाथ में, ये दादा दादी हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आधार है, ऐसी उंगली रख के मैं बच्चे को गोद में लेके पढ़ती थी। मैंने ऐसे मेरे पोते को पढ़ाया। क्या हुआ? ये दादा दादी, मैंने उंगली घुमाई, मेरे बेटे ने देख लिया, तो ये ऐसा कुछ तो है, और दादी उसको द बोल रही है। दिस इज द, ये जो फिगर है ना, बच्चे के लिए ये ड्राइंग है, चित्र है। उसके हिसाब से दिस फिगर इज द, पढ़ लिया, समझ में आ गया? उसको आपने समझो दूध लिख के दिया, वो द पढ़ेगा? पढ़ेगा कि नहीं? तो जो लर्निंग, मैं फिर से बोल रही, टीचिंग के बारे में मैं बोलती भी नहीं, मैं, क्योंकि आई एम नॉट अ गुड टीचर, मैं लर्निंग के बारे में बता रही हूँ। तो बच्चा ये सीखे, इसलिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचा। उसमें से सबसे पहला पॉइंट मैंने बोल दिया, भाषा। ठीक। दूसरी बहुत सारी बात, मेरे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं, यंग पेरेंट्स आते हैं, वो एक कंप्लेंट बहुत करते हैं कि हट्ट खूप करतात बापूर, खूपच हट्टी झालाय आमचा मुलगा। हाँ, सगळ्यांची कंप्लेंट असते ना, भयंकर हट्ट। तो मैं उनको पूछती हूँ कि भाई ये जिद करना, हट्ट करना, उनको किसने सिखाया? किसने सिखाया? कोई बता सकता है? हट्ट करायचा असं कोणी सांगितलं, कोणी शिकवलं? हाँ हाँ, मैंने ही सिखाया। क्योंकि अगर उसने ये पेन मांगा तो क्या होता है, सबसे पहले अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी, ऐसी इंस्टिंक्ट हो जाती है कि नहीं बोलना, नहीं, सबसे पहले ना, नहीं। तो वो बच्चा 10 बार मांगता है, 12, 15, 20, 25, 27,
40-42 बार मांगता है, और 43rd टाइम जब वो पूछता है तब आप बोल देंगे। तो उसकी समझ में क्या आ गया? भाई मैं 42 बार पूछूं तब ये मेरे को मिलने वाला है। मिल गया? हट्ट करायला शिकवलं कोणी? तुम्ही। भाई बच्चा मांगता है ना, एक आधा मिनट 30 सेकंड रुको, सोचो भैया देना है कि नहीं देना है, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सी, जैसे अपन खेलते समय टाइम प्लीज लेते थे ना, टाइम प्लीज, वैसे आप खुद को टाइम प्लीज दे दो कि मेरे को सोचना है। बेटे को भी बताया, हाँ बेटे 2 मिनट रुको मैं सोच के बताती हूँ। आपको लगे तो उसके मम्मी डैडी को पूछो कि भाई ये मांग रहा है, ये देना है कि नहीं देना है। एक बार आपका डिसाइड हो गया कि ये देना है, ले लो, खत्म। अगर आपको भी लगता है कि नहीं भाई ये अभी हाथ में देने वाली चीज है नहीं, उसके मम्मी डैडी भी बोलते हैं नहीं नहीं माँ ये उनके हाथ में मत दो, स्टॉप, वही बोलो नहीं मिल सकता, सॉरी बेटे ये हम नहीं दे सकते, एंड स्टिक टू इट, उस पर पकड़े रहो। सोचो ये देना है बिकॉज यू आर टीचिंग हिम क्या कैसे हट्ट करना, फिर मेरे को मिलेगा। तो 25 बार मैं मांगता हूं, 26वीं बार तो मिलने वाला है। मुलांचा हट्ट ना खूप गंमतशीर असतो। म्हणजे त्या हट्टाकडे काय म्हणतो ना आपण की मुलांकडे भरपूर वेळ असतो, दे आर प्लेंटी ऑफ टाइम, अपने पास टाइम नहीं रहता है, इसलिए अपन शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। उनके पास तो बहुत टाइम है और हट्ट करने की बहुत आइडियाज भी है, आपको ध्यान में भी नहीं आएगा ऐसे आइडियाज उनके दिमाग में है। सो दे हैव लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ आइडियाज, जो आपके पास दोनों नहीं है। तो ये जब भी बच्चे जिद करते हैं तो बच्चों का जिद करना ये प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। हाउ यू हैंडल इट, हाउ यू डील विथ इट, हाउ यू टैकल इट, दैट इज द प्रॉब्लम। तो होता यह है कि अपन भी बच्चे के जिद पर अड़े जाते, तू 1 हट्टी तो मैं 7 हट्टी है, तू 1 हट्टी मी 7 हट्टी, केलं असं नाही तर नाहीच देणार, बघच रडायचं तर रड। आता रडायचं तर रड ही जी गोष्ट होते, कारण मुलाच्याकडे एक्सप्रेस करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट असते, रडणं, दॅट्स ऑल। किंवा आपण त्या हट्टापाई जिद करने के बाद कभी कभी थोड़ा सा प्रसाद देते, 2-4 लगा देते। आता ह्या माराचा काय परिणाम होतो? ह्या माराचा सगळ्यात पहिला जो शारीरिक परिणाम होतो, फिजिकल, ते म्हणजे वेदना, दुःख, फिजिकल त्रास होतोच ना, शारीरिक। दुसरा त्रास काय होतो? दुसरा त्रास हा होतो की दे आर मेंटली कंफ्यूज्ड कि भाई 5 मिनट पहले मेरी पप्पी ली थी और अब मेरे को मार रहे हैं, क्या है, कौन है ये, कौन लोग है ये?
5 मिनट पहले मेरे को हक किया था और अब मेरे को दो झपड़ा लगा है। कौन है? Who are these people? Confused, गोंधळ। तीसरा परिणाम होतो इमोशनल, भावनिक। दे आर हर्ट, इन्सल्ट, अपमान। नॉट ओनली दॅट, दे फील इनसिक्युअर, असुरक्षित वाटतं त्यांना। हा त्यातला भावनिक परिणाम आहे। त्यामुळे तुमचा मार ही फक्त तुमची एक रिॲक्शन असते, पण त्याचे जे होणारे परिणाम आहेत ते फिजिकल आहेत, मेंटल आहेत, इमोशनल आहेत। आता हा मार देत असताना आपण थोडासा विचार करायला पाहिजे। मी नेहमी सांगते, मुलांना मारणं हे आपण नेहमीनं मनातल्या मनात कंपेअर करावं, की समजा माझी वांग्यात मीठ जास्ती पडलं भाजीत, म्हणून मला माझ्या सासूंनी 2 झापडा मारल्या, चालेल का? माझ्या बॉसनी माझं ऑफिसमध्ये चुकले म्हणून सगळ्यांसमोर 2 बुद्धे मला मारावे, मला चालेल का? नाही चालणार। त्यामुळे फिजिकल असॉल्ट, फिजिकली मारणं हे कधी होतं? कधी करावं लागतं जेव्हा जीवाला त्रास होण्यासारखी, जीवाला धोका होण्यासारखी गोष्ट जर का समोर घडत असेल, जीवन मरणाचा प्रश्न जिथे समोर आहे असं वाटतं आणि त्या वेळेला तुम्ही मारलं तर इट इज ओके, अंडरस्टूड, ओके। पण मी हा ग्लास घ्यायचा नाही असं सांगितलं, तू घेतलास म्हणून मी 2 थापडा मारल्या, नो, नॉट ऍक्सेप्टेबल। त्यामुळे फिजिकल मार हा, मला कोणी मारलं असं तर मला काय वाटेल हा विचार करायचा। ओके, मुलं ज्या वयाची आता आहेत त्यांचं आता तुम्ही खूप छान एक स्किट नाटक पाहिलं। ओके, मला वाटतं 1-2 गोष्टी त्यातनं तुम्हाला निश्चित लक्षात आल्या असतील, की मुलांचं ना, ज्याला तर्क म्हणतो आपण, विचार करण्याची शक्ती, लॉजिक, हे अजून या वयामध्ये लॉजिकल थिंकिंग, मी रॅशनल हा शब्द वापरत नाही, तार्किक, लॉजिकल थिंकिंग हे या वयामध्ये मुलाचं नसतं। व्हॉट इज, ज्याला ॲब्स्ट्रॅक्ट असा इंग्लिश खूप छान शब्द आहे, ॲब्स्ट्रॅक्ट थिंकिंग। हा, त्यांचे विचार वेगळे असतात, त्यांची विचार करण्याची पद्धत वेगळी असते। तुम्ही समजा हाच पूर्ण भरलेला ग्लास त्यांना दाखवला आणि ह्याच्यापेक्षाही कदाचित जास्ती पाणी परातीमध्ये असेल आणि त्याला विचारलं की बा ह्यातलं जास्ती पाणी कोणतं आहे, तर तो काय सांगेल? परातीमधलं पाणी जास्ती आहे। कदाचित ह्याच्यापेक्षा कमी पाणी परातीत असेल, पण परात मोठी आहे ना, त्यामुळे बहुतेक परातीतलं पाणी जास्ती। हा, असा विचार असतो, त्याच्यामध्ये ॲब्स्ट्रॅक्ट थिंकिंग मुलांचं नसतं। त्यामुळेच मुलांना त्या पहिल्या ह्याच्यामध्ये शाळेची वेळ झाली आवर असं ती आई म्हणते। हा, किती वाजले? शाळेची वेळ झाली आवर हा घड्याळाचा कन्सेप्ट मुलांना नाही, तो तुमचा कन्सेप्ट आहे। त्यामुळे मुलांच्या मोठं होत असतानाचा आपण त्याच्यासोबत बरेचदा या वयाची मुलं 1 to 100 म्हणतात, ABCD Z पर्यंत म्हणतात, याचा आपल्याला खूप आनंद होतो। पण त्या मुलाला तुम्ही विचारलं की 45 म्हणजे काय ते सांग,
ते त्याला सांगता येत नाही, कारण त्यांनी 1 to 100 तो म्हणतो, 1 to 100 म्हणतो, पण 45 म्हणजे काय हे नाही त्याला समजत. कारण त्याच्यासाठी जे ॲबस्ट्रॅक्ट थिंकिंग लागतं, लॉजिकल थिंकिंग लागतं, ते अजून तयार झालेलं नसतं. त्यामुळे त्यांच्याशी संवाद करत असताना आपल्याला काही गोष्टी ह्या लक्षात ठेवायला पाहिजेत. ह्यामध्ये अजून एक गोष्ट महत्वाची असते, ती म्हणजे मुलांचा अटेन्शन स्पॅन. 7 किंवा 8 मिनिटापेक्षा जास्ती वेळ, 7-8 मिनिटं गुड, मुलं फोकस कॉन्सन्ट्रेट करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा अटेन्शन स्पॅन लक्षात घेणं आणि त्यांच्या अंगामध्ये असलेली एनर्जी लक्षात घेणं, ह्याच्यासाठी आपण काय काय करू शकतो याचा अभ्यास जर तुम्ही आजी आजोबा म्हणून मुलांना सांभाळत असाल, त्यांच्याकडे काही रिकाम्या वेळात बघत असाल, तर तुम्हाला त्यांची ती जी एक्स्ट्रा एनर्जी आहे त्याचा नक्की कुठे कसा उपयोग आपण करू शकतो हा पण विचार करा. मी अनेक मोठ्या मुलांशी जसं बोलते तेच मला असं वाटतं कधी कधी लहान मुलांशी बोलताना सुद्धा आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आपण बरेचदा काय करू नको याबद्दल बोलतो. त्याला हात लावू नको, तिथं बसू नको, दिवा बंद कर, तिकडे जाऊ नको. यू जस्ट ट्राय टू रिमेंबर की आपण दिवसभरामध्ये मुलांशी समजा एक 40 वाक्य बोललो. हा, त्या 40 वाक्यांमधली 35 वाक्य काय करू नको. हा, काय करू नको, पाण्यात टाकू नको. अरे पण मग पान छान व्यवस्थित सगळं जेव असं नाही आपण म्हणत, पानात टाकू नको. चटकोर पोळी वाढली आहे, ती कशासोबत तू खाणार? भाजी सोबत खाणार का मोरंब्या सोबत खाणार? म्हणजे काय करायचं, क्या करना है उसके बारे में हम नहीं बोलते, क्या नहीं करना है उसके बारे में हम बोलते हैं, जो बहुत सारी समय हमको तकलीफ वाली होती है. मैं इसलिए ये क्वेश्चंस आपसे मंगवाए थे. अच्छा, अब क्वेश्चंस नहीं है, आपने अपने रिव्यूज बताया है, अच्छा कोई बात नहीं. ओके, एनी क्वेश्चंस? मैं ये क्वेश्चंस अगर आप पूछे ना पूछे, मैं लास्ट में 2 पॉइंट्स बोलने वाली हूँ एंड देन वी विल स्टॉप. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको शुरू में ही कही थी कि आप अपने पोतों पोतों के ट्रस्टीज है. नंबर 2 पॉइंट जहां से जैसे बोलते हैं ना टेक होम मैसेज, तो ये टेक होम मैसेज दूसरा है कि आप अपने बेटा बेटी जमाई बहू के साथ संवाद करो. ये बच्चे के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है आप बोलो. आई एम हियर टू एग्जीक्यूट दैट, आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड क्या करना है. जिसका त्याला शिरा द्यायचा आहे का, शिरा द्यायचा असेल तर सांग, मी शिरा करून देते. पण तू जर म्हणले की नाही उसको कोई मीठा देना नहीं है, तो ठीक है, मी नाही करणार शिरा, मैं उपमा करें. तो ये कम्युनिकेशन, ये संवाद अगर आपने अपने बच्चों के साथ नहीं किया है और अपने हिसाब से अपने पोता पोती के साथ व्यवहार कर रहे हो, तो शायद उसमें गड़बड़ होती है. एंड दैट इज द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तुमने ऐसा क्यों किया,
मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता, आपने तो ये करना नहीं था, क्यों दिया? ये संभाषण होता है? होता है। फिर आज के मैं क्या करना है, देना है कि नहीं देना है, कब देना है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती, बी वेरी क्लियर। आप अभी 20th सेंचुरी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 21st सेंचुरी के, तो कृपया अपनी कंपैरिजन अपने दादा दादी से नहीं करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा बोलती हूँ और लोगों को कभी कभी अच्छा नहीं लगता, आंधळे मुके आणि बहिरे असं व्हायचं। जेव्हा काम पडेल तेव्हा आपण आंधळे, तेव्हा आपण मुके आणि तेव्हा आपण बहिरे, असं व्हावं लागतं आणि तसं सोयीस्करपणे व्हायचं। कारण परत आपण त्या वाक्यावरती येतो की ही मुलं माझी नाही, त्यांची मुलं त्यांच्या आयडियानी ते मोठं करणार आहेत आजच्या युगामध्ये। त्यामुळे मी काय करू शकतो आणि मी काय करू शकत नाही याचं पूर्ण जाणीव, अवेअरनेस one should have. So I think in today's this workshop मार्गदर्शन आपल्या शाळेमध्ये मला ह्या गोष्टीचा खूप आनंद झाला की एवढ्या मोठ्या संख्येने आज इथे सगळेजण उपस्थित राहिले। और दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम इंटरेक्टिंग। इसके पहले जो भी ग्रैंड पेरेंट्स आए थे उसके बच्चे अभी बड़े हो गए, ऊपर के क्लास में चले गए, लेकिन आज आप जो है आपके बच्चे अभी नए नए स्कूल में आए हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट। ये बिल्कुल ही अलग किस्म की स्कूल है, अलग संस्कार देने वाली स्कूल है एंड आई थिंक यू आर फॉर्चुनेट to have such a school for your grandchildren. I wish you all the best. Thank you. हमारे जीवन में मार्गदर्शन करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ रूपाली मैम को कि वो हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह दें। दादा दादी हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उनका प्यार, देखभाल और अनुभव हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी दादा दादी, नाना नानियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से और भी खास बनाने के लिए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोनाताई कुलकर्णी मैम, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का दिन सभी के लिए यादगार रहा होगा। धन्यवाद।